24 मार्च 2007 जापान की तारीख का एक ऐसा स्याह दिन जिसे आज भी लोग याद करते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि इंग्लैंड का भी कुछ यही हाल होता है। एक अंग्रेज लड़की जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था जापान में कुछ वक्त गुजारने आती है, पर वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही कातिल से हो जाती है जो पहले उसका रेप करके बाद में उसका गला दबाकर उसे मार देता है। और तो और बेरहमी का आलम ये कि मरने के बाद वो उसके सर से सारे बाल उतार देता है और उसके जिस्म से सारे कपड़े भी उतार कर उसकी बॉडी को अपने घर की बालकनी में छोड़ देता है। लेकिन इतने भयानक तरीके से उस लड़की को मारने के पीछे आखिर इस लड़के का क्या मकसद था? क्या ये लड़का साइको था या फिर इस जापानी लड़के का इंग्लैंड से कोई गहरा ताल्लुक था? और आखिर ऐसी क्या चीज थी जो पकड़े जाने के बाद भी जेल में बैठे ये हजारों लाखों डॉलर्स कमाने लगा? ये रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री यकीनन आपके जहन में हजारों सवाल पैदा करेगी, लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सामने बहुत से ऐसे खुलासे होंगे जो शायद आपकी सोच से भी दूर हों। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब लोग बॉयज के क्राइम चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मैं भी बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो आपके एक क्लिक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले हम इस कहानी के दो अहम किरदारों की बात जरूर करेंगे। पहली है लिंडसे हॉकर और दूसरा है तत्सुया इचिहाशी। लिंडसे का ताल्लुक इंग्लैंड से था और तत्सुया का ताल्लुक जापान से था। ये 2007 की बात है जब लिंडसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहती थी और एक अच्छी स्टूडेंट होने की वजह से उनका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाना था। लेकिन इस सबसे पहले वो अपनी लाइफ में कुछ हटकर करना चाहती थी। लिंडसे को इंग्लिश टीचर बनने का ख्वाब सताने लगा और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए लिंडसे ने जापान जाने का सोचा। जापान जैसे मुल्क में लिंडसे का एज एन इंग्लिश टीचर एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था। मुख्तलिफ जगह इंटरव्यूज देने के बाद जापान के जाने माने और बहुत बड़े इंग्लिश इंस्टीट्यूट नोवा में लिंडसे का सिलेक्शन हो गया और इस तरह लिंडसे को अपना ख्वाब जीने का एक मौका मिल गया। नोवा में सिलेक्शन के बाद लिंडसे ने टोक्यो शिफ्ट होने में ज्यादा देर न लगाई और टोक्यो शिफ्ट होने के बाद लिंडसे अपनी न्यू जॉब कंटिन्यू करने लगी। यहाँ हम बात करते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार तत्सुया इचिहाशी की। तत्सुया शुरू से ही लापरवाह सा बच्चा था। पढ़ाई में तो कुछ खास दिल लगता नहीं था, बस यहाँ वहाँ आवारागर्दी करने में अपना टाइम गुजारता रहता और बड़े होने तक उसकी यही आदतें थी। लेकिन तत्सुया ने मार्शल आर्ट्स का पूरा कोर्स किया हुआ था और मार्शल आर्ट्स में एक बेहतरीन स्टूडेंट जरूर था। यहाँ तक कि तत्सुया ब्लैक बेल्ट होल्डर भी था और इसी सब में दिलचस्पी तो लिंडसे की भी थी। मार्शल आर्ट्स में एक अच्छी स्टूडेंट लिंडसे भी रह चुकी थी, लेकिन वो ब्लैक बेल्ट होल्डर नहीं थी। खैर, ये मार्च 2007 का ही एक दिन था जब लिंडसे ट्रेन से ट्रेवल करते हुए अपने घर वापस जा रही थी, जहाँ वो टोक्यो में किराए पर रहती थी। यहाँ एक लड़का उसके पास आता है और उसको बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी क्लास में हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। इस पर लिंडसे घबरा कर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मैंने तुम्हें कभी क्लास में देखा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि तत्सुया ही था। लेकिन तत्सुया की बार बार बात करने पर लिंडसे कहने लगी कि हाँ शायद मैं तुम्हें जानती भी हूँ, हो सकता है मुझे अभी याद ना आ रहा हो। जिस पर तत्सुया लिंडसे को कहता है कि मुझे क्लास में ठीक से इंग्लिश की समझ नहीं आती, क्या आप मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकती हैं? जिसे सुनते ही लिंडसे साफ मना कर देती है। लेकिन तत्सुया की बार बार इसरार करने पर लिंडसे मान जाती है, लेकिन वो किसी पब्लिक प्लेस या किसी कैफे में क्लासेस देने के लिए एग्री करती है। बात यहाँ खत्म हो जाती है और जब लिंडसे का स्टॉप आता है तो वो ट्रेन से उतरकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो नोटिस करती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो मुड़ के देखती है तो तत्सुया उसके पीछे आ रहा होता है और वो घबरा कर उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में तत्सुया बोलता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था, मेरी वजह से तुम थोड़ी तंग हो रही हो। अब लिंडसे का घर भी करीब होता है और तत्सुया उसे बोलता है कि मुझे प्यास लगी हुई है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? जिस पर वो तत्सुया को भी घर के अंदर बुला लेती है। तत्सुया घर के अंदर आने
होने के बाद नोटिस करता है कि लिंडसे की 2 और रूममेट्स भी उसके साथ रहती हैं। खैर वो जिस जगह बैठता है वहाँ पर एक पेपर और एक पेन पड़ा होता है। वो जल्दी से उसे पकड़कर लिंडसे की एक रफ सी पिक्चर बनाता है और साथ ही अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना स्काइप ईमेल आईडी लिखकर वहाँ से चला जाता है। अब दिन आता है 24 मार्च 2007 का, जो लिंडसे हॉकर की खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए वीरान करने वाला था। लेकिन उस बेचारी को तो इसकी भिनक तक नहीं थी कि उसके साथ क्या जुल्म होने वाला है। वादे के मुताबिक दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहां लिंडसे तत्सोया को इंग्लिश क्लास देती है। और क्लास खत्म होने के बाद जब लिंडसे को पैसे देने की बारी आती है तो तत्सोया ये बोलता है कि मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि तत्सोया ने लिंडसे को डेली बेसिस पर सैलरी देने का बोला था, इसलिए अब वो वॉलेट का बहाना बनाने लगा और लिंडसे को कहने लगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहीं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिस पर पहले तो लिंडसे इनकार करती रही, लेकिन उसके बाद साथ चलने को तैयार हो गई। दोनों ने एक टैक्सी बुक करवाई और तत्सोया के घर पहुँच गए। यहाँ तत्सोया लिंडसे को बोलने लगा कि मेरे साथ मेरे रूम तक तो चलो, इसी बहाने तो मेरा घर भी देख लोगी और पैसे लेते साथ ही वापस आ जाना। ये बोलकर वो लिंडसे को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गया। टैक्सी वाला बाहर इंतजार करता रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। अब सुबह से शाम पड़ चुकी थी और लिंडसे का कोई अता पता नहीं था। उसकी रूममेट्स उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। उन्होंने जाकर पुलिस में इत्तला दी और पुलिस ने उनको वेट करने का बोला। यहाँ 25 और 26 मार्च को जब लिंडसे अपने इंस्टीट्यूट नहीं पहुँची तो इंस्टीट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिंडसे के पेरेंट्स को भी कॉल कर दी कि आपकी बेटी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही। और अब 2 दिन गुजरने के बाद पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले पुलिस ने जहां पर लिंडसे रह रही थी उसी घर की तलाशी करना शुरू की। तलाशी के दौरान और तो कुछ मिला नहीं, लेकिन वो ड्राइंग जरूर मिल गई। उस ड्राइंग पर तत्सोया ने अपना घर का एड्रेस और अपना नाम भी दे रखा था, इसलिए पुलिस का पहला शक अब तत्सोया पर ही जा रहा था। तत्सोया का क्योंकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस कुछ ज्यादा छानबीन न करते हुए बस तत्सोया के घर पर नजर रखने लगी। 2 दिन के बाद तत्सोया घर से बाहर आया, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहा और पुलिस को चकमा देते हुए वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो घर की हालत बहुत बुरी थी और बाथरूम में बाथ टब भी नहीं था। सारा घर सर्च करने के बाद जब पुलिस बालकनी में गई तो वहाँ पुलिस को एक बाथ टब बड़ा मिला, जिसे देखने के बाद पुलिस के पांव तले भी जमीन निकल गई। उस बाथ टब में लिंडसे हॉकर की लाश पड़ी थी, जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका सर भी पूरी तरह से शेव कर दिया गया था और उसके जिस्म पर काफी ज्यादा डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स गिराए हुए थे। अब पुलिस ने पूरे शहर में तत्सोया इचिहाशी के पोस्टर्स लगवा दिए, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। ये खबर मीडिया पर चलते ही पूरे जापान में जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर के नारे लगने लगे। लोग बैनर्स लेकर सड़कों पर आने लगे। पुलिस पर अब तत्सोया इचिहाशी को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। काफी बार तो काफी जगह से तत्सोया इचिहाशी की मौजूदगी की टिप मिलती, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती तो वहां कोई न होता। ये मासूम सा दिखने वाला इंसान इतना चालाक था कि पुलिस से भी 2 साल तक बचता रहा। पुलिस की लाख कोशिशें भी कोई रंग नहीं ला रही थी। प्राइज मनी भी अब 6 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक कर दी गई थी। और अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसका सोचकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। हुआ कुछ यूं कि एक प्लास्टिक सर्जन की कॉल पुलिस को आती है और वो पुलिस को बताता है कि कुछ माह पहले तत्सोया इचिहाशी मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया था। उसने अपना चेहरा कुछ चेंज करवा लिया है, जिससे अब वो पहचान में नहीं आ सकता। उसने अपनी नाक ऊंची करवा ली है, अपने आईलिड्स भी फोल्ड करवा लिए हैं और अपने होंठ भी बड़े करवा लिए हैं। अब पुलिस ने तत्सोया इचिहाशी की सर्जरी के बाद की पिक्चर्स पूरे शहर में फैला दी। जगह जगह उसके पोस्टर्स लगा दिए। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस चल ही रही थी कि पुलिस को एक मजदूर की कॉल आती है कि तत्सोया इचिहाशी उसकी साइट पर काम करता है। पुलिस फौरन से वहां पहुंचकर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है और इस तरह 2 सालों की लगातार कोशिशों के बाद 10 नवंबर 2009 को ओसाका कंस्ट्रक्शन साइट से इस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तारी के बाद पहले तो तत्सुया इचिहाशी ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसने लिंडसे हॉकर को मार दिया है, लेकिन थोड़ी सख्ती से पूछताछ के बाद वो तोते की तरह सब बोल देता है और जो इंकशाफात वो करता है वो सुनकर इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाए। वो बताता है कि ट्रेन में आते जाते लिंडसे हॉकर उसे अच्छी लगने लगी थी और उसके जहन में लिंडसे को लेकर अजीबोगरीब गंदे ख्यालात आने लगे थे, इसीलिए उसने बहाने से पहले उससे अपनी जान पहचान बढ़ाई और फिर वो उसे एक झूठ के जरिए अपने फ्लैट तक ले गया। फ्लैट के अंदर जाते ही उसने लिंडसे से जबरदस्ती शुरू कर दी और लिंडसे ने अपने डिफेंस में तत्सुया को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि दोनों ही मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स रह चुके थे, इसलिए काफी देर फाइट होने के बाद तत्सुया ने एक जोरदार वार लिंडसे की गर्दन पर किया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसके जमीन पर गिरते ही तत्सुया ने उसका रेप शुरू कर दिया और उसके मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीखें न निकल सकें और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने लिंडसे को जान से मार दिया। ये सब कुछ पुलिस को बताने के बाद वो पुलिस से और लिंडसे के घर वालों से माफी मांगने लगा। बहुत अरसा तक माफी मांगने के बाद भी जब उसे माफी न मिली तो उसने एक किताब लिखने का फैसला किया, जिसमें उसने अपनी सारी करतूतें लिखी। लिंडसे से मिलने से लेकर उसके रेप और मर्डर तक का सारा कट्टा चट्टा उसने अपनी इस किताब में लिख दिया और देखते ही देखते ये किताब इतनी बिकी कि बेहतरीन सेलिंग किताबों में से एक किताब बन गई और यूं जेल के अंदर बैठे भी तत्सुया अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। 2013 में इसी किताब पर बनी एक फिल्म भी सामने आई। इतना सब करने के बावजूद भी तत्सुया इचिहाशी को माफी न मिल सकी और उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एक जिंदगी से भरपूर लड़की जो अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी और इस जानवर नुमा इंसान को जानती तक नहीं थी, कैसे बिला वजह ही बेदर्दी से मार दी गई, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की एक मेंटल इलनेस की वजह से। दोस्तों, कभी कभार हम गुस्से, नफरत और हवस की आग में इतनी दूर तक चले जाते हैं और ऐसे इंतहाई कदम उठा जाते हैं जिनके आफ्टर इफेक्ट्स तो पहले हम सोचते नहीं, पर बाद में तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।